हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है ये लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट पर है, जो एलएलबी के प्रथम सेमेस्टर में और बीएलएलबी 7th सेम में एक पेपर के रूप में आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स में आने वाला है। और जैसा अपडेटेड सिलेबस है, जैसे जिस प्रकार से इंडियन पेनल कोड को अपडेट करके भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट किया गया, उस हिसाब से थोड़ा सा आप लोगों को नए टॉपिक के रूप में, नए सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ने को मिला होगा। और इसमें जो सिलेबस जो है, इसमें 5 मॉड्यूल में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया, जिसमें से आप 5th मॉड्यूल में जो टॉपिक दिए गए हैं रिसर्च के रिगार्डिंग या आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो 5th मॉड्यूल से कोई क्वेश्चन संभावना नहीं है आने की। और बचे हुए जो फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल और फोर्थ मॉड्यूल हैं, इनसे आपका क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है और बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से बन रहे हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ के जाना है, जिससे आपको नंबर भी अच्छे मिले और आपकी तैयारी एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, इस वजह से यह वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। और आपका पेपर अच्छा जाए, आप उन कॉन्सेप्ट को पढ़ें जो आपको भविष्य में आपके लिए लाभदायक हों, उन कॉन्सेप्ट को लेकर ये वीडियो का सेगमेंट रहने वाला है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए सेमेस्टर एग्जाम में और आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये आपको काफ़ी लाभकारी रहेगा, इस वजह से ये अपलोड किया जा रहा है। कौन से टॉपिक हैं जो पहुंचे जाने की संभावना है, चाहे वो पहला मॉड्यूल हो, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा या चौथा हो। तो पहले मॉड्यूल पे जब आप चर्चा करेंगे तो उसमें जो कंटेंट है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिनमें से 2 भाग मुझे ऐसे लगते हैं जहाँ से क्वेश्चन किसी एक एग्जामिनर द्वारा जिसने पेपर बनाया होगा वो कहीं ना कहीं वहाँ से इफेक्ट करेगा और आपसे पूछा जाएगा। और ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको सिनॉप्सिस वाइज आंसर लिखने के मेथड का वीडियो भी आपके ग्रुप पर भेजा हुआ है, इवन सारी ग्रुप्स पर भेजा हुआ और फेसबुक पर और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो नंबर हैं, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाने वाला है। वो केवल आप सिनॉप्सिस मेथड को उपयोग करके करेंगे तो आसानी होगी। चलिए मॉड्यूल वाइज स्टार्ट करते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और किन टॉपिक्स को आपको अब अपने बचे हुए समय में सेमेस्टर एग्जाम में प्रयोग करना है, उसको देखते हैं। पहला जो मॉड्यूल है वहाँ पे 2 टॉपिक मुझे समझ में आए हैं कि यहाँ से एग्जामिनर को क्वेश्चन पिक करना चाहिए। पहला जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स की बात करता है। तो जब कभी किसी सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ पर आपको प्रीएम्बल पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो यदि आप भारतीय न्याय संहिता का प्रीएम्बल पढ़ के जाएंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स वाला कंटेंट क्लियर हो जाएगा। बात आती है फीचर्स की, आप भारतीय न्याय संहिता के लक्षण क्या हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। तो यदि आप प्रयास करेंगे तो आप जो चैप्टराइजेशन भारतीय न्याय संहिता में किया गया है उसको फीचर्स के रूप में ले सकते हैं। टोटल जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको चैप्टर याद नहीं आ रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज भी उसका आंसर लिख सकते हैं। मोटे तौर पर भारतीय न्याय संहिता के जो फीचर्स है वो क्या है, आप जनरल एक्सेप्शंस की बात की गई है, प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराधों की बात की गई है, ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले अपराधों की बात की गई है, राज्य के विरुद्ध अपराधों की बात की गई है, महिलाओं एवं बच्चों से संबंध बात की गई है, सामान्य अपवादों के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा मानहानि हो या आपका अनलॉफुल असेंबली हो, इन सारे चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड किया गया, तो इनको आप फीचर्स में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स को लेकर हो सकता है, उसको आप पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और यदि आप और थोड़ा सा डीप में जाके आंसर लिख सकते हैं, देन आपको लिखना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता में कौन से अपराध, नए अपराधों को जोड़ा गया है। जैसे संगठित अपराध को शामिल किया गया, आतंकवादी कृत्य को शामिल किया गया, झपटमारी को, बालक वगैरह की परिभाषाएं, इस प्रकार से मोटे तौर पर जो शामिल किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, उनका उल्लेख भी आप मुख्यतः भारतीय न्याय संहिता के फीचर्स के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक मुझे एनालिसिस करने पर सामने आया वो है क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ बीएनएस विद आईपीसी। जो पूर्व की जो भारतीय दंड संहिता है और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता में कौन से कंपैरिजन हैं, क्या अच्छी चीज़ें आईपीसी में थी
और क्या अच्छी चीज़ें BNS में आई हैं, किन चीज़ों को भारतीय न्याय संहिता IPC को सुपरसीड करती है और क्या डिफरेंस है। तो मोटे तौर पर यदि आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो जो ट्रिक मैंने बताई है, इंट्रोडक्शन, एसेंशियल एलिमेंट्स, इन चीज़ों को तो फॉलो करना ही है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो रहेगा, उनमें आपको किन अपराधों को हटाया गया है, किन अपराधों को जोड़ा गया है। तो यदि मोटे तौर पर आप लें तो मैं जैसे कि पिछले टॉपिक में डिस्कस कर रहा था कि बालक की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में शामिल की गई है, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध और संगठित अपराध, और आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट और झपटमारी, इनको मेन तौर पर शामिल किया गया। क्या हटाया गया, किन चीज़ों को भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं किया गया, IPC की किन चीज़ों को हटा दिया गया। तो यदि आप देखें मोटे तौर पर तो देखते हैं कि राजद्रोह की परिभाषा को हटा दिया गया है, ठग की परिभाषा को हटा दिया गया, प्रकृति विरुद्ध जो अपराध था 377 थी, अननेचुरल ऑफेंस थी, उसको हटाया गया, और जार कर्म के अपराध को, साथ ही रात्रोग्रह भेदन वाले टॉपिक को भी हटाया गया। तो इस प्रकार से आप क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन मॉड्यूल 1 से बन सकता है। इसके बाद आते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में मुझे बेसिकली 3 क्वेश्चन समझ में आए, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं कंफर्म हूँ शायद वहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। अब इसको 2 टॉपिक में भी डिवाइड किया जा सकता है, एक टॉपिक में भी रखा जा सकता है। तो डेफिनेशन, मीनिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम, इस विषय को भी आप विशेष तौर पर पढ़ के जाएं। दूसरा टॉपिक जो बन रहा है वो प्राइवेट डिफेंस से और जनरल एक्सेप्शन से बनेगा। हो सकता है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाए, कहीं पर शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाए, लेकिन प्राइवेट डिफेंस से एक क्वेश्चन होना ही चाहिए। यूनिट की डिमांड कह रही है कि प्राइवेट डिफेंस पर क्वेश्चन बनेगा। अब वो प्राइवेट डिफेंस संपत्ति के विरुद्ध भी हो सकता है और शरीर के विरुद्ध भी हो सकता है। तो उस प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक को आप विशेष तौर पर पढ़ के जाएं, वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। वो कंडीशंस के रूप में भी ले सकता है और इस प्रकार भी ले सकता है कि पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मॉड्यूल 2 से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 मॉड्यूल हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। 5वां मॉड्यूल आपका प्रोजेक्ट बेस्ड मॉड्यूल था, जो आपके इंटरनल और प्रोजेक्ट में आपसे ले लिया गया। तो मॉड्यूल 2 से क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपके टोटल एग्जाम में BLLB वाले के जो एग्ज़ाम हैं, BLLB एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर पार्ट से 2-2 रहेंगे अथवा में रख के कई के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। BLLB वाले के पास क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं और BLLB का जो पेपर है वो 80 नंबर का रहेगा। LLB का जो पेपर है वो 60 नंबर का रहने वाला है। तो 12-12 नंबर के इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आप पूरे अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा कटते हैं। यदि आप सारे अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपको उसमें प्लस वे में रहते हैं। तो अगली बात करते हैं थर्ड मॉड्यूल की। थर्ड मॉड्यूल में 3 टॉपिक नहीं 4 टॉपिक हैं, लेकिन 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ही। अब वो उस चैप्टर के बेस पे बनते हैं या चैप्टर के अंदर से बनते हैं, लेकिन बेसिकली आप उसको देख लीजिएगा कि 3 टॉपिक विशेष तौर पे पढ़ के आए। मेरा मानना है कि भारतीय न्याय संहिता के यदि आप अध्याय 5, अध्याय 6 और 17 पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग 75% आप भारतीय न्याय संहिता को पढ़ चुके होते हैं। और इन टॉपिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप सिविल जज बने, चाहे आप वकालत करें या किसी भी प्रकार से आप फील्ड में रहते हैं, तो इन धाराओं का, इन चैप्टर्स का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। अच्छा समय है, आप अपने पेपर को लिखने जा रहे हैं, यहीं पर इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, चाहे वो मर्डर हो, कल्पेबल होमिसाइड हो, किडनैपिंग, एब्डक्शन हो, इन टॉपिक को आपको पढ़ना है जो अध्याय 6 में शामिल है। और आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स में उनको बना सकते हैं। एक कोई टॉपिक यदि पूछ लिया जाता है तो आप उसको सिनॉप्सिस वाइज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन लिखा आपने, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को चैप्टर 6 में डिफाइन किया गया, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक बताए गए हैं, इसके अंतर्गत यही अपराध है। अब बात आती है, हो सकता है उसने आपसे थेफ्ट पूछ लिया हो। तो यदि आपसे थेफ्ट पूछ लिया है तो थेफ्ट के बारे में लिखना है। उसके पहले आप क्या करें, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मर्डर पूछ लिया तो मर्डर के लिए आप लिखने के लिए आप अपनी सिनॉप्सिस बना लें। इंट्रोडक्शन में
आप ऑफेंस के बारे में बता दीजिए और ह्यूमन बॉडी को अध्याय 6 में परिभाषित, अध्याय 6 में बताया गया। अध्याय 6 में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, शरीर के विरुद्ध अपराध हैं, उनमें ये कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी में से आपका कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर एक है। अब मर्डर के परिभाषा दे दीजिए, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स दे दीजिए। आप यहाँ पे अपवाद भी बता सकते हैं किन परिस्थितियों में मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर डिसाइडेड केसेस, मच्छी सिंह, वचन सिंह, इन केसेस को आप मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी टॉपिक वो वहाँ से उठा सकता है। लेकिन यदि आपने ह्यूमन बॉडी के चैप्टर को पूरा पढ़ के रखा है तो आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर, और दूसरा आपको एक अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा कि भैया कौन सी धारा में क्या क्या अपराध है, कहाँ परिभाषित किया गया, कहाँ उसके दंड दिए गए। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं आप। नेक्स्ट आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो महिलाओं संबंधी अपराधों के बारे में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और पहले तो अलग अलग चैप्टर थे, अब तो ये केवल चैप्टर बना दिया गया अध्याय 5, और उस अध्याय 5 को 99 धारा 99 तक खत्म कर दिया गया। 62-63 से स्टार्ट होता है और 99 में खत्म हो जाता है, जिसमें से 94 से लेकर 99 तक चिल्ड्रंस के बारे में, अपराध के बारे में बताए गए हैं महिलाओं के संबंध में। तो महिलाओं के संबंध में आप तो जानकारी रखते ही हैं कि भाई महिलाओं संबंधी कौन से अपराध हैं। तो रेप हो गया, आपका मॉडेस्टी ऑफ वुमेन्स के रिगार्डिंग हो गया, रेप की कई कैटेगरीज हैं, और किसी का पीछा करना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। तो इस प्रकार से आपको वुमेन्स के रिगार्डिंग जितने भी अपराध होते हैं उनको आपको मिसकैरेज वगैरह ये सारी ऑफेंसेस आपको एक चार्ट में बना के रख लेने हैं और उन धाराओं को पढ़ते रहना है। इसी प्रकार से जैसे आंसर आप ह्यूमन बॉडी वाले में भी कर रहे हैं वैसे इसमें कर हो सकता है। रेप पूछ दिया, रेप के पहले आप इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बता दीजिए, उसके बाद जो पर्टिकुलर अपराध पूछा गया उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन रखिए, देन उसके बाद आप एसेंशियल एलिमेंट्स लिख दीजिए, उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छे केसेस है, लीडिंग केसेस हैं तो उन लीडिंग केसेस को लिख दीजिए, आसानी से आपका आंसर लिख जाएगा। इसी प्रकार से चिल्ड्रन पे यदि हो सकता है पर्टिकुलर चिल्ड्रन पे पूछ ले तो चिल्ड्रन के रिगार्डिंग 94 से लेकर 99 तक सेक्शंस दिए गए हैं, उन सेक्शंस को सेक्शन कम से कम आप याद कर लें। आपका आंसर आप अगर सिस्टमेटिक सिनॉप्सिस वाइज लिखते हैं तो यदि आपको थोड़ा कुछ कम भी आता है ना और सिनॉप्सिस आपने अच्छी बना के रखी है तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। इसके बाद थर्ड टॉपिक मुझे लगा कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको अध्याय 17 में बताया गया है। अध्याय 17 आपका 302 303 से स्टार्ट हो जाता है। चोरी, लूट, डकैती और क्या बोलते हैं कि चोरी, लूट, डकैती, इसके अलावा उद्दापन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें के जो अपराध हैं उनको 17 में परिभाषित किया गया। उन 17 में संपत्ति संबंधी अपराधों को आप विशेष तौर पर सिनॉप्सिस बना लें और सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपको पर्टिकुलर जो ऑफेंस पूछा जाता है उसके बारे में लिखिए। देखिए इन तीनों टॉपिक को मॉड्यूल 3 में जो मैंने 3 टॉपिक बताए यहाँ से बेहद ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इन 3 चैप्टर्स को यदि आप पढ़ के जाएंगे तो आपको मैक्सिमम टॉपिक मिल जाएंगे। तो इनको ब्रीफ भी पढ़िए, पर्टिकुलर ऑफेंस की परिभाषाओं के बारे में पढ़िए, उनके एसेंशियल एलिमेंट्स, कभी कभी लूट डकैती में अंतर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कम से कम आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखें, उनकी कैटेगरी लिख दें, उसके बाद पर्टिकुलर जो ऑफेंस के बारे में आप जो कुछ जानते हैं सिनॉप्सिस ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपसे जो एग्ज़ाम का टाइम है अब ज़्यादा अपेक्षा तो नहीं की जा सकती, लेकिन आप लिख सकते हो, है ना। तो कुल मिला के यदि देखा जाए कि बेसिकली जो मैक्सिमम कंटेंट आने वाला है वो मॉड्यूल 3 से आने वाला है और मॉड्यूल 3 को आप विशेष तौर पर पढ़ें। राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में उसको विषय को थोड़ा सा मॉड्यूल 4 में भी लिया गया है। तो साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाएं, साइबर क्राइम क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के क्राइम हैं, इसको मॉड्यूल 4 में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे टेररिस्ट अटैक से बन रहा है, आतंकवादी कृत्य से, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको धारा 113 में परिभाषित किया गया है। तो बेसिकली यदि आप समराइज वे में देखें तो बड़े बड़े जो टॉपिक हैं, मेन टॉपिक हैं, वो यही हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स के बारे में आप भारतीय न्याय संहिता के पढ़ें। दूसरा जो बड़ा टॉपिक है वो क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बीएनएस विद आईपीसी और बीएनएस में क्या कंपैरिजन है उसके बारे में पढ़िए। क्राइम के डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन, स्टेजेस के बारे में पढ़ के जाइए। प्राइवेट डिफेंस के बारे में भी पढ़िए।
और एक्सेप्शंस को यदि पढ़ सकते हैं तो उनको भी पढ़िए, वो पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है। मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों को पूरा पढ़ के जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी संबंधी अपराधों के विषय में विशेष तौर पे पढ़ के जाइए, यहाँ से भी अंतर पूछे जा सकते हैं, कई टॉपिक यहाँ पे बनते हैं जो शॉर्ट नोट्स में और मेन क्वेश्चन में बनेंगे। महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में पढ़ना ही चाहिए, आपकी कॉमन नॉलेज के लिए भी हर प्रकार से आवश्यक है। इन टॉपिक्स को पढ़िए, साइबर क्राइम को पढ़िए, टेररिस्ट एक्ट को पढ़िए। तो ये जो वीडियो था ये आप लोगों को जस्ट एक रिव्यू था कि आप अपने सब्जेक्ट को, भारतीय न्याय संहिता को, लॉ ऑफ क्राइम को कैसे पढ़ें। इन विशेष टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप देखेंगे आप जो पढ़ के गए हो वहीं से आपका पेपर बना है। और इस पेपर को अच्छे से अध्ययन कीजिए। यदि आप सिनॉप्सिस बना के अपने आंसर राइट करके A4 साइज के पेपर में हर क्वेश्चन को, टॉपिक को एलेबोरेट करके पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि भविष्य में ये पेपर आपको बहुत काम आने वाला है। भारतीय न्याय संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इस पे कमांड कर लेते हैं, एग्जाम के दौरान अच्छी तैयारी कर लेते हैं और भविष्य में इसको रिवाइज भी करते रहते हैं तो आप देखेंगे आप लॉ कंपटीशन एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और नॉर्मली यदि आप डिस्कस भी करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में और अपने फ्रेंड्स के बीच में तो सब सोचेंगे कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत स्टडी की है, इसका जो अध्ययन है वो बड़ा अच्छा है और इसका बेनिफिट मिलेगा। लॉ ऑफ क्राइम, भारतीय न्याय संहिता को बिल्कुल हल्के में ना लेकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत आप कर पाएँ अपने गैप्स में, उनको पढ़िए। ये पढ़ाई आपको बहुत भविष्य में काम आने वाली है। इवन आप पेपर देने के बाद भी लौटें तो भी आप इसको पढ़ते रहिए, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और क्राइम की फील्ड की चाहे प्रैक्टिस हो या चार्ज मेकिंग हो, यदि ये टॉपिक्स इन डेफिनेशंस को आपको आ रही हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा करने की स्थिति में हो। तो ऐसा प्रे करता हूँ, ऐसी विशेष है मेरी आप लोगों के साथ, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे। बस जो इसके पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों को भेजा हुआ है आपके ग्रुप पर, उसको ज़रूर अध्ययन करके जाएं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता को आप जब लिखेंगे तो हो सकता है आपके पास कंटेंट कम पड़ जाए, छोटा पड़ जाए और या एक्यूरेट आप डेफिनेशन ना लिख पाएँ। तो ऐसी स्थिति में सिनॉप्सिस वाला आंसर आपको सहारा देगा। उस सिनॉप्सिस को ज़रूर फॉलो करें। कोई भी अपराध पूछा जाए, इंट्रोडक्शन में आप चैप्टर के बारे में बताइए, उनके काइंड्स के बारे में बताइए, देन उसके बाद पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में आप जो जानते हैं। यदि कोई राइटर की डेफिनेशंस तो उनको लिखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में लिखिए, कोई केसेस के बारे में यदि आप जानते हैं तो उनके बारे में ज़रूर लिखें और कंक्लूजन भी लिखें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।